अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलते हालात। मिडिल ईस्ट के हालात बदल रहे हैं। एक तरफ अमेरिकन सदर जो बाइडन का दौरा मिडिल ईस्ट, तो दूसरी तरफ एक सुपर पावर मुल्क रूसी सदर का दौरा ईरान। ये बहुत ही अहमियत के हामिल है। इन दौरों के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर जनाब आरिफ अलजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर। बहुत ही अहम इस वक्त मौजू चल रहे हैं। अगर हम न्यूज़ इंटरनेशनल अफेयर की बात करें तो एक तरफ जो बाइडन का जो है दौरा मिडिल ईस्ट और एक तरफ रूसी सदर का दौरा ईरान, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। यकीनन बहुत अहमियत के हामिल है ये दोनों विज़िट्स जो हैं मिडिल ईस्ट के जो करंट सिनेरियो है, और बिलखुसूस अमेरिकन प्रेसिडेंट का सऊदी अरब और इसराइल का जो दौरा हुआ है अभी रिसेंटली, उसके बाद फिर 19 जुलाई को यूएस रशियन प्रेसिडेंट का तेहरान का दौरा। ये बेसिकली यानी ये दोनों दौराजात का इस टाइम पे, इस क्रूशल टाइम के अंदर शेड्यूल्ड होना बजात खुद ये जो एक थ्योरी है बैलेंस ऑफ पावर। एक तो ये था कि मसल सऊदी अरब के जो करंट सिचुएशन है इनको समझना, यूएस का जो बजात खुद अपना जो उस मिडिल ईस्ट के अंदर उनके अपना जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग थी उसको अभी कि कहाँ पर खड़े हैं, और इसके अलावा फिर ईरान और सऊदी अरब के आपस के क्लैश, फिर इसराइल और ईरान का जो आपस की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सारे इनके पीछे इनके मसाल के तौर पर एलिमेंट्स शामिल हैं। सऊदी अरबिया का जो रिसेंट दौरा किया है इनके जो बाइडन ने, प्रेसिडेंट यूएस ने, उसके पीछे ये कि अभी रिसेंटली अमेरिका जो है वो इंटरनेशनली बहुत ही क्राइसिस का शिकार है। बिलखुसूस अफ़गानिस्तान से इनका निकलना, इराक़ के अंदर इनको जो शिकस्त हुई है, इसके अलावा फिर आप शाम की बात करें, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, जिस अंदाज में ये इंटरवेंशंस कर रहे थे, और बहुत ही तेज़ी के साथ हर जगह से इनको शिकस्त हुई है और ये दोबारा पीछे की तरफ चले गए हैं। एक तो ये कि ये अपने सर्वाइवेंस और अपनी या सर्वाइवल का दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, अभी भी इस खित्ते के अंदर हमारा असर रसूख है और हम एक खित्ते का एक बड़ी पावर के साथ हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। एक तो ये है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के साथ भी, मसाल यमन के अंदर जो 7-8 साल से जो वॉर चल रही थी यमन के साथ, उसमें सऊदी अरब को खासा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यानी वो जो 7 डेज़ के नाम पे चले गए थे कि हम 7 दिनों में यमन को फतह करेंगे, वो 8 साल में नहीं कर सके, और बिलाखिर 46 या 39 ममालिक का जो फ़ौज है इनको पीछे हटना पड़ा, और यमन के उन मजलूम अवाम की इस्तिकामत ने सऊदी अरब को भी आलमी सतह पर उनकी जो ताकत और उनकी जो रीजनल पावर होने का जो ख्वाब था उसको चिकनाचूर किया और उन दुनिया के सामने आया किया कि कितना बड़ा पावर है। तो अभी इस वक्त दोनों जो हैं उस खित्ते के अंदर शदीद प्रेशर में है। एक यमनियों के हाथ पिट चुका है, जबकि दूसरा जो है वो अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों के हाथ में, इराक़ से इराकियों के हाथ में। जहाँ पे भी गया है वहाँ पर अपनी गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किए बगैर वापस लौटना पड़ा, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर जितने सिविल सोसाइटी है और उनके जो अपने पार्टी और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने शदीद क्रिटिक किया है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अमेरिकन जो थिंक टैंक में बैठे हुए लोग हैं जो मिडिल ईस्ट के लिए अपने पॉलिसीज़ फॉर्म डिज़ाइन कर रहे थे, उन पर शदीद क्रिटिक हो रहा है इस वक्त कि इनकी गलत पॉलिसी की वजह से इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वहाँ पर इन्वेस्ट हुए और एट द एंड कुछ नहीं हुआ। और इसके अलावा बिलखुसूस इराक़ की अगर हम बात करें तो इराक़ के अंदर इन्होंने जितने तबाही फैलने के बाद आखिरी में उनका ये स्टेटमेंट आना कि एक फॉल यानी गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमने इराक़ पर अटैक किया, जिसके बाद अमेरिकन जो अवाम है उनके अंदर शदीद गम गुस्सा है, अपने हुकूमत की इन पॉलिसीज़ को शदीद में क्रिटिक कर रहे हैं। तो अभी ये इसको कवर अप करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जबकि इस दौरे से, इसराइल और सऊदी अरब के दौरे से जो प्रेशर डेवलप हो गया, यानी उनके नज़दीक, इस प्रेशर को काउंटर करने के लिए, इस पावर को बैलेंस करने के लिए रशियन प्रेसिडेंट का ईरान का दौरा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट के हामिल है। क्यों? क्योंकि ईरान का 2021 मार्च 2021 के अंदर ईरान और चाइना के दरमियान 25 साल एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है उसमें उन्होंने मुआहदे किए हैं। यानी इसी के साथ फिर रशिया के साथ उनके मुआहदे, ये सारे जो चीज़ें हैं ये मिडिल ईस्ट के अंदर यानी दुनिया के टॉप पावर्स रशिया और यूएस का यानी दरमियान जो अपना एक टग ऑफ वॉर है उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अब 2 पोल्स में डिवाइड हो चुका है मिडिल ईस्ट। एक रशिया के साथ खड़ा है और एक यूएस के साथ खड़ा है। अच्छा, मुझे बताएगा कि जब उन्होंने कहा है कि जो बाइडन ने कि हम ईरान को
न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। तो ईरान की तरफ से भी एक स्टैंड लिया गया और उनके लफ्जी गोलाबारी जारी है। तो आप क्या समझते हैं कि इनके दरमियान कोई जंग तो नहीं छिड़ने जा रहे आगे? देखिए, अभी यूएसए जो यूएस प्रेसिडेंट है उनका सऊदी अरब के जो अपने जो उनके कुलीग्स हैं उनके साथ बैठ के या सऊदी गवर्नमेंट के साथ जो बैठ के उन्होंने प्रेस टॉक किया है या इसराइल में जो किया है, दोनों देखें तो तकरीबन एक ही है, ईरान के ख़िलाफ़ है, ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है। दर हकीकत ये दुनिया में एक चीज़ एक समझने की ज़रूरत है। देखिए, दुनिया के अंदर ये जो बड़े ममालिक होते हैं या अमेरिका है या रशिया, जितने भी हैं, ये क्यों दुनिया के अंदर इंटरवेंशंस करते हैं? ये बेसिकली दुनिया के अंदर वो चाहते हैं कि यानी वो ये चाहते हैं कि दुनिया वो करे जो हम चाहते हैं। यानी ये बेसिक होता है। ये कोई इन्वायरमेंट के नाम पे आता है, कोई डेमोक्रेसी के नाम पे आता है, कोई दुनिया के अंदर पीस एंड प्रोस्पेरिटी के नाम पे आता है, कोई प्रोग्रेस के नाम पे आता है। दर हकीकत इनके बेग पर न उस इलाके का पीस एंड प्रोग्रेस होता है, न उनकी डेवलपमेंट होता है, बल्कि वो अपने जो मकासद हैं उनकी वहाँ पर हासिल के लिए आते हैं। तो अभी यानी सबसे बड़ा चीज़ जो होता है, इन तमाम चीज़ों का ऑब्जेक्टिव क्या है? अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर वो कल्चर इंट्रोड्यूस हो जो हम चाहते हैं। इसी तरह रशियन कहते हैं कि दुनिया के अंदर वही कल्चर चले जो हम चाहते हैं। इसी दौरान यानी इन्होंने इस कल्चर की अपने इस कल्चर प्रमोशन के खातिर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया। जिस तरह मैंने जिक्र किया, ये कई जगहों में जंगों के ज़रिए से गए, कई जगहों पर एड्स दे के गए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आए IMF के ज़रिए से मुख्तलिफ जगहों के अंदर। यानी पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने इतने डॉलर खर्च किए। अगर वो अपने स्टेट्स पर खर्च करते तो शायद अभी वो स्पेस पर भी अपना एक कॉलोनी बना लेते, लेकिन उन्होंने इन प्रोक्सीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिसका नतीजा क्या मिला? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अफगानिस्तान में गए। आज अफगानिस्तान में क्या नारा लग रहा है? अमेरिका मुर्दाबाद। अमेरिका जलील होकर निकला। इराक में क्या लिख रहा? अमेरिका मुर्दाबाद। लोग नफरत करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के अंदर सबसे फेमस स्लोगन बन चुका है अमेरिका मुर्दाबाद। यानी अमेरिका को जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये है इनकी यानी गलत पॉलिसियों का नतीजा। क्यों? क्योंकि इंसान समझता है चीज़ कि वो किस मकासद के लिए आए हुए हैं। ऐसे टाइम पर ईरान ने इन तमाम ताकतों को चौंका के रख दिया है। मैं समझता हूँ ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट तो कर दिया, अपने मिसाइल को टेस्ट किया। यानी मैं समझता हूँ इन्होंने एटम नहीं, हाइड्रोजन बम को टेस्ट किया ईरान ने। किस शक्ल में? ये जो सलाम फरमांदे के नाम से एक तराना इन्होंने रिलीज़ किया है, इसको देखिए पूरी दुनिया में कितने तेज़ी के साथ फैल रही है। दुनिया के तमाम अक़वाम, तमाम लोग इसको अपने अपने ज़बानों में ट्रांसलेट कर रहे हैं जी। और इससे मगरिब और सऊदी अरब शदीद खौफज़दा है। इवन कि अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में, पाकिस्तान के अंदर देखिए कितने ज़बानों में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो ये क्या हुआ? ईरान ने बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर किसी हमले के अपने कल्चर को, जो कि इस्लामी कल्चर है, उनका अपना नहीं है, ये मज़हब इस्लाम का कल्चर है, इसको इस तेज़ी के साथ, और बिलखुसूस ईरानियों का एक उनका मतलब इस्लामी निज़ाम है, वो एक महदी बरहक के मुंतज़िर है। यानी उनका एक स्कूल ऑफ थॉट है। ये पूरी दुनिया के अंदर जितने जहाँ भी मुसलमान बसते हैं वो इस महदी के इंतज़ार में है, और जिसने पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भरना है। तो ये इनका थीम है, और उन्होंने बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपने इस थीम की तरफ किस तेज़ी के साथ सफ़र शुरू किया है। आज पूरी दुनिया के अंदर जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, ख्वातीन, बच्चे सब मिलके इस काज के साथ तजदीद अहद करने के लिए इस तराने को अपने ज़बानों में गा रहे हैं। तो ये बजात खुद मैं समझता हूँ इनसे सबक लेना चाहिए, और ये इनकी बदतरीन शिकस्त है। ये खुद एक हथियार है, ये बहुत बड़ा हथियार है। ईरानियों ने जिस सॉफ्ट साइड पे काम किया है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उन्होंने इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च के जो नफ़रत कमाई है, ईरानियों ने चंद हज़ार रुपयों में एक तराना बना के पूरी दुनिया से ये मोहब्बतें समेट रहे हैं। अच्छा, एक और बात कि अभी जो बाइडन सऊदी अरब का भी दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या समझते हैं कि अरब ममालिक कहीं इसराइल को तस्लीम तो नहीं करना चाह रहे? इससे पहले भी उन्होंने आर्मी चीफ जनाब जनरल ख़बर जावेद बाजवा भी वहाँ पर गए, उनको भी उन्होंने अपने अवार्ड से नवाजा। और आप क्या समझते हैं इनका रिलेटिव तो नहीं है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया के अंदर यही होता है। मिसाल के तौर पर बिन सलमान का आपको याद होगा, एक सहाफ़ी का उन्होंने मसलन टर्की में उनकी एम्बेसी के अंदर उनका कत्ल किया, उनके टुकड़े टुकड़े जमाल खशोगी जी। उसके बाद इंटरनेशनल जो आइसोलेशन का उनको सामना था, उस आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए, उस शिकस्त को छुपाने के लिए, उस बदनामी को कवर अप करने के लिए वो क्या करते हैं? इस तरह का कोई ड्रामा रचाते हैं। मिसाल उस टाइम बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा, उसको एयर प्रोटोकॉल देना पाकिस्तान के अंदर, क्या था? ये इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकलने का एक टेक्निक होता है ये बेसिकली। अब
सऊदी अरब जिस आइसोलेशन का शिकार है, अमेरिका जिस आइसोलेशन का शिकार है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, इसको कवर अप करने के लिए ये, क्योंकि दोनों बहुत ही साउंड एंड स्ट्रॉन्ग एलाइज है एक दूसरों के, यानी इस मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करने का सबसे बड़ा जो अलमबरदार है उस ख़ित्ते में वो सऊदी अरबिया है और उसके अरब ममालिक हैं। ये सब चाहते क्या हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपना एक पपेट जो है वो वहाँ पे रखा है, जबकि इब्राहिम एकॉर्ड्स के मुताबिक सऊदी अरब के साबिका हुकूमतों ने ये बाकायदा तौर पर एकॉर्ड साइन किए, गारंटीज़ दिए हैं फ़लस्तीन की आज़ादी से पहले हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन को उनका हक़ और उनकी टेरिटरी वापस नहीं किया जाएगा। अब ये अपने ही मुहाजिदून से कैसे वापस कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अमेरिका प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, इनको मुख्तलिफ़ किस्म के डरा भी रहे हैं, इनको लालच भी दे रहे हैं कि आप इन चीज़ों को बलाए ताक रख के इसराइल को तस्लीम करें। मैं समझता हूँ इसराइल को वो तस्लीम कर चुके हैं, सिर्फ इसको ऑफिशियली इन्होंने बाकायदा उनके साथ सफारत खाने ओपन करके बाज़ाब्ता तौर पर ओपनली यानी इनको डिप्लोमेटिकली ऑन नहीं किया है। अदरवाइज़ इनका ट्रेड, अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने इनको अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने का भी इजाज़त दी है, इनकी बाकायदा फ़्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं। तो ये बेसिकली इसराइल को उस खित्ते के अंदर जो इसराइल के जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ब्लॉक है, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो दीगर शाम से, ये इसराइल की जो इर्द गिर्द जो एक दीवार बनाया है रेजिस्टेंट पावर्स ने, जिस अंदाज में उसको घेरा हुआ है, उसकी भी इस आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए ये तीनों जो ट्राइका है ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन कोशिशों का कोई ख़ास नताइज नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि रूस क्या ईरान से तैयारे ख़रीद रहे हैं? जी, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये कोई यानी इसको यकीन नहीं करता। लास्ट टाइम जो रशियन जो ऑफिशियल्स हैं उनने ट्वाइस लास्ट जो मंथ है यानी 2 से 3 दफ़ा उन्होंने बाकायदा ईरान का विज़िट किया है। उन्होंने उनका जो वेपन कैपेबल ड्रोन्स है इनको एग्ज़ामिन किया है। उसके बाद शहीद 191 और शहीद 129 ड्रोन्स जो हैं, जिनको अननेम्ड एयर व्हीकल्स भी कहा जाता है, इनको परचेज़ करने की बात की है। और अभी रशिया जो है वो ईरान से ड्रोन, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ड्रोन्स है, इनको परचेज़ करने जा रही है। ये इस खत्ते में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक तरफ पूरी दुनिया, बिलखुसूस ये अमेरिका, सऊदी अरब, इसराइल ने मिलकर ईरान को जिस आइसोलेशन और इंटरनेशनल सैंक्शंस का सामना है, वहीं पर ईरानियों ने खुद मुख्तारी का वो आला मसाल कायम किया है कि आज आप देखें रशिया जैसा एक अजीम पावर, यानी इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा यानी पावर है, वो ईरान जैसा एक मुल्क से यानी टेक्नोलॉजी ख़रीद रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी या अमेरिका के मुकाबले में खड़े होने से कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि मजबूत और मुस्तहकम हो जाता है, जो कि ईरान के मसाला हमारे सामने है। जी, वाक़ई ईरान आज बहुत तरक्की कर रहे और इसकी जो बुनियादी वजह वो यही कि वो उनकी ख़ुद मुख्तारी और उनकी इस्तकामत की वजह से ही आज दुनिया भर में ईरान उभरता हुआ जा रहा है। बहुत शुक्रिया आरिफ अलजानी साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन जो है अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।